नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है खुशी के आंसू। अरे स्वरा, तुम अचानक आने की खबर भी नहीं दी। सच में इतने सालों बाद विदेश से लौटी बहन को देखकर बहुत खुशी हो रही है। अरे भैया रुको, यह खुशी किसी के बिना तो अधूरी है। किसके बिना स्वरा? अरे मम्मी पापा के बिना। और किसके बिना? पर मम्मी पापा तो तीर्थ पर गए हैं। वह जब आएंगे तभी तो उन्हें तुम्हारे आने का पता चलेगा। इतने में अर्जुन को अचानक से सामने आकर किसी ने एक जोर का थप्पड़ मारा, जिससे अर्जुन और कविता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अर्जुन हकलाते हुए कहता है, अरे माँ, पापा, आप लोग? स्वरा, क्यों भैया, चौंक गए? वह माँ पापा की तीर्थ पूरी हो गई थी ना, वृद्धाश्रम में, तो सोचा अब घर ही वापस ले आऊं। छी भैया, जिसने तुम्हें जन्म दिया, दुनिया दिखाई, इतना काबिल बनाया, अपने सपनों से पहले तुम्हारे सपनों को जगह दी, आज उन्हीं के लिए तुम्हारे दिल में और उनके अपने ही घर में उनकी कोई जगह नहीं है। कविता, स्वरा, तुम्हें जब इनकी इतनी ही फिक्र है तो तुम ही इन्हें अपने साथ ले जाओ ना, और रखो, तब पता चलेगा यह लोग क्या आफत है। स्वरा, भाभी, सच कहा, आफत ही तो है, पर यह लोग नहीं, आप लोग। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ पापा के बारे में ऐसा कहने की? यह घर उनका ही है, यह तो इनका बड़ापन है जो तुम लोगों को यहाँ रहने दिया और खुद वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। कविता, ननंद रानी, यह इनका घर था, पर अब यह घर तुम्हारे भैया का और मेरा है, और इस घर में मैं आप में से किसी का स्वागत नहीं करती। आप यहाँ से इन दोनों को ले जा सकती हैं। स्वरा अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती हैं और वह एक चाटा अपनी भाभी कविता को लगा देती हैं। धोखेबाज औरत, क्या तुम्हारे माता पिता ने यही संस्कार दिए हैं तुम्हें कि कैसे अपने परिवार के साथ धोखा किया जाता है? फिर तो शायद तुम्हारी माँ ने भी धोखे से ही अपना परिवार चलाया होगा। अर्जुन, बस कर स्वरा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। भाभी को यह सारा किया कराया मेरा है, और तू जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, वह किस हक से कर रही है? खुद तो शादी के बाद अपने पति के साथ अलग अकेली रहती हैं, अपने सास ससुर को छोड़। तुझे क्या पता, जब इन बुढ़ों का खर्चा पानी नखरे उठाने पड़ते हैं तो कितना जी जलता है। कहने को तो पिता की संपत्ति में बेटियों का भी बराबर का हक होता है, पर माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बेटों की? अरे यह तो अच्छा है विमला जी। स्वरा, बहस मत कर, इनसे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हम तो यहाँ से ज्यादा वृद्धाश्रम में खुश हैं। यहाँ तो बस घर के नौकर थे, कम से कम वहां हम जैसों के साथ अपना दुख तो बांट सकते हैं। तू हमें वापस वहीं छोड़ा, हमें अब यहाँ नहीं रहना। सुरेश जी, हाँ बेटा, भले ही नमक रोटी खाएंगे वहां, पर वह सुख और चैन की रोटी होगी, ना कि आंसुओं में डूबी हुई। पापा, आप लोगों के साथ इतना कुछ होता रहा और आपने अपनी बेटी को बताने की जरूरत नहीं समझी। मैं विदेश क्या चली गई, आप लोगों ने मुझे पराया ही कर दिया। आप लोग चलिए मेरे साथ, और भैया भाभी, आप लोगों को तो मैं सबक सिखाऊंगी ही। मेरे माँ पापा के हर एक आंसुओं का हिसाब लूंगी आप लोगों से। कविता, हाँ जाओ जाओ, अभी तुम यहाँ से, हमें शॉपिंग पर भी जाना है। स्वरा अपने माता पिता को लेकर वहां से चली जाती हैं और फिर वह उन्हें अपने ससुराल ले जाती हैं, जो भी किसी दूसरे शहर में था। स्वरा के सास ससुर, पति, सभी विमला और सुरेश जी को ऐसी हालत में देखकर चौंक जाते हैं। तो स्वरा की सास मधु जी कहती हैं, स्वरा, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ और इनके फ्रेश होने के बाद खाना लगाओ। स्वरा, जी मम्मी। स्वरा उन्हें गेस्ट रूम में छोड़ आती हैं। फिर मधु जी, पता नहीं आजकल के यह बच्चे, ऐसे बच्चे घर में हो तो दुश्मनों की किसे जरूरत है। अखिल, माँ,
मैं भले ही विदेश में रहता हूँ, पर मुझे आज भी यहाँ की संस्कृति से बड़ा गहरा लगाव है। पता नहीं, जहाँ इस धरती पर श्रवण कुमार जैसे बेटे पैदा हुए हैं, वहाँ अर्जुन ने कैसे जन्म ले लिया। कोई अपने माता पिता के साथ ऐसा भी कर सकता है? भला यकीन नहीं होता। स्वरा, सच कहूं, आज अपने भैया की हरकत देख मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो यह सोचकर परेशान हुई जा रही हूँ कि अगर हरी अंकल ने हमें माँ पापा के बारे में ना बताया होता, तो मैं तो अंधेरे में ही रहती कि माँ पापा तीर्थ पर गए हैं। अखिल पर स्वरा, हरी अंकल को तुम्हारा नंबर कैसे मिला? स्वरा, वह हरी अंकल हमारे पड़ोसी थे, पर अपने रिटायरमेंट के बाद वहां से चले गए। पर उनके पापा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, जो कभी खत्म नहीं हुई। वह पापा से फोन पर हमेशा बातें करते थे। जब उनका फोन नहीं लग रहा था, तो वह उनसे पर्सनली मिलने चले आए। पहले तो उन्हें भी भैया की बातों पर यकीन आ गया, पर जब उन्होंने माँ पापा को वृद्धाश्रम में देखा, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। वह तो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर माँ पापा उनके साथ नहीं आए। फिर उन्होंने चालाकी से भैया से यह कहकर मेरा फोन नंबर लिया कि उनके बेटे की शादी में मुझे इनवाइट करना है, और तब उन्होंने मुझे यह सब बताया। मधु जी, जाओ स्वरा, अपने माँ पापा के पास बैठो। काफी दिल दुखा हुआ है उनका। स्वरा अपने माँ पापा के पास जाती हैं। उसे देख विमला जी उससे लिपटकर रोने लगती हैं। स्वरा, माँ, बहुत रो लिया आपने, अब तो वह रोएंगे। पर यह सब शुरू कब हुआ, और यह बात आप लोगों ने मुझसे क्यों छुपाई? हर रोज मुझसे झूठ कहते रहे कि आप लोग ठीक है। क्यों माँ? क्यों पापा? सुरेश जी, बेटा, क्या ही कहूँ, और शुरुआत कहाँ से करूँ? पता नहीं, हमारी किस्मत में यह दिन भी देखना पड़ेगा। यह सोचा नहीं था बेटा। पहले पहल तो सब कुछ सही चल रहा था। तेरे भैया भाभी भी बहुत अच्छे थे, या फिर शायद अच्छे होने का नाटक कर रहे थे। इसलिए जब अर्जुन ने मुझे हमारे घर को बिल्डर को देकर उसे रिनोवेट करवाएंगे यह कहकर धोखे से मेरे साइन उस कागज पर ले लिया, जिसमें यह घर उसके नाम हो गया, तभी से इन दोनों का रवैया भी बिल्कुल बदल गया। स्वरा, पर पापा, जब मैं आप लोगों को फोन करती थी, तब आप लोगों ने ऐसा क्यों कुछ नहीं कहा? विमला जी, जब तू हमें फोन करती थी, तेरी भाभी फोन स्पीकर पर रखकर मुझे बात करने को कहती थी। कैसे भी हमारा फोन बस नाम का ही हमारा था, रहता तो उसी के पास था। पता है बेटा, एक रोज की बात है, तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया। इस वजह से उन्हें शाम को ही भूख लग गई, और तेरे भैया भाभी ने यह कह रखा था कि हमें बस 3 समय ही खाना देंगे। तो इस पर मैंने तेरे पापा से कहा कि आप अभी ही रात का खाना खा लीजिए, वरना अभी जो आपने हल्का या थोड़ा कुछ खाया, तो रात का खाना फिर कविता नहीं देगी। यह कहकर मैं रसोई में चली गई तेरे पापा के लिए खिचड़ी बनाने। अभी अभी खिचड़ी में उबाल आना शुरू ही हुआ था। यह कहकर विमला जी सिसक सिसक कर रोने लगी, और उनकी जुबान कांपने लगी। वह कुछ कह ही नहीं पा रही थी कि तभी सुरेश जी कहते हैं, बेटा, तेरी भाभी ने उस दिन वह किया कि किसी की भी रूह कांप जाए। उसने बेवक्त तेरी माँ को खाना बनाते देख गुस्से में न आव देखा न ताव, और इसका हाथ उस उबलती खिचड़ी में डाल दिया, जिससे इसकी चीख निकल गई, और वहां मैं और अर्जुन दौड़कर आ गए। स्वरा, क्या उस डायन की इतनी मजाल? पापा, गलती उनसे ज्यादा आप लोगों की है, क्योंकि जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। विमला जी, बेटा, सच कहा तूने, पर किससे लड़े? अपने ही खून से। और लड़कर जाते कहाँ? और कोई जगह भी तो नहीं थी जिसको 9 महीने अपने अंदर सींचा
उनके दर्द से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज माँ को जलता हुआ देख कह रहा था, सही किया तुमने कविता, मेरे खर्चे पर पल रहे हैं, इसीलिए तो पैसों की कद्र नहीं, जब देखो तब इन्हें भूख ही लगती है। आज से कान खोलकर सुन लीजिए आप दोनों, खाना थोड़ा खाएं या ज्यादा, बस जितना कहा गया है उतना ही मिलेगा। आप लोगों को कहा था ना कि आप लोगों को बस 3 समय खाना मिलेगा। फिर अभी किससे पूछकर यह खिचड़ी बना रहे थे? तेरे पापा से तो रहा नहीं गया और उन्होंने कहा यह मेरे रात का खाना बन रहा था। दोपहर को मैंने नहीं खाया था, इसलिए अभी भूख लग गई। अर्जुन, देखिए पापा, 3 प्रहर के खाने में जो आपका कोई प्रहर छूट जाए और उसकी जगह वजह कुछ भी हो, तो वह खाना बाद में फिर नहीं मिलेगा। और यह मेरा घर है, यहाँ मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। तेरे पापा ने भी जोर का एक चांटा लगाकर कहा, तेरा घर? नालायक, यह घर मैंने अपने खून पसीना एक कर बनाया है, जिसे तूने धोखे से हड़प लिया और हमें ही अपना गुलाम बनाना चाहता है। अर्जुन, आज चाटा मार दिया, पर आगे से जो तूने कभी मुझ पर हाथ उठाया ना बुड्ढे, तो समझ लेना ऐसा वार करूंगा कि जिससे इस उम्र में सहना असंभव होगा। क्या? क्या कहा तूने? तू मुझ पर हाथ उठाएगा? अपने बाप पर? तेरे पापा का गुस्सा देख मैं उनको अर्जुन से दूर करने लगी। इस पर कविता ने आकर मुझे खींचकर नीचे गिरा दिया और फिर दोनों वहां से चले गए। हम दोनों काफी देर तक वहां पड़े रोते रहे। फिर हम अपने कमरे में चले गए। उस रात हम दोनों भूखे ही सो गए थे। अगली सुबह एक नया मंजर हमारा इंतजार कर रहा था। उस दिन एक नया फरमान जारी किया गया था। तेरे भैया भाभी ने। स्वरा, वह क्या था माँ? विमला जी, असल में एक नहीं, कई सारे फरमान थे, जिनसे पहला था, आज से हमें एक प्रहर ही खाना मिलेगा। दूसरा, हम इस घर से एक पाँव भी कहीं नहीं निकाल सकते, जिससे इनको अपनी पोल खुल जाने का कोई डर ना रहे। और तीसरा, यह कहकर विमला जी चुप हो जाती हैं। स्वरा, और तीसरा क्या माँ? सुरेश जी, तीसरा वह नहीं बताएगी, मैं बताता हूँ। रात को हम सोने से पहले उनके पैर दबाएंगे। मैं अर्जुन का और तेरी माँ कविता का पैर दबाते दबाते उन्हें शुक्रिया करेंगे, जो उन्होंने हमें सहारा दिया। और जब हमने यह सब करने से इनकार कर दिया, तो हमें बीच सड़क पर जाकर छोड़ दिया। वह तो हमें भटकता देख एक अच्छे आदमी ने हमें वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। क्या इतना गिर जाएंगे भैया भाभी? कभी सोचा नहीं था। पापा, आपकी बेटी अभी भी जिंदा है, देखना वापस जो इन्हें आप लोगों के पैरों पर नाक ना रगड़वाई तो कहना। सुरेश जी, पर बेटा, तो ऐसा क्या कर देगी जो यह सुधर जाएंगे? स्वरा, पापा, सबसे पहले तो उनसे मेरा हिस्सा लूंगी और उसके बाद आप लोगों का हिस्सा लूंगी। माँ, आजकल पिता की संपत्ति पर बेटी का भी बराबर का हक होता है, और अगर बच्चे बुजुर्ग माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो वह अपनी प्रॉपर्टी उनसे वापस भी ले सकते हैं। और भैया ने तो धोखे से वह घर आपसे लिया था, फ्रॉड का मामला तो अलग ही बनेगा उन पर। सुरेश जी, पर बेटी, यह सब साबित भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ हो पाएगा। वह हम पर अत्याचार करते थे और उन्होंने धोखे से मुझसे मेरा घर लिया, यह बात सच है, पर हम यह सब साबित कैसे करेंगे? स्वरा, पापा, ऐसा करूंगी कि वह खुद अपने मुंह से सब कुछ कबूल लेंगे। फिर अगले दिन स्वरा अर्जुन और कविता के पास जाती हैं। कविता, अब क्या लेने आई हो यहाँ? स्वरा, भैया को बुलाइए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। फिर अर्जुन बाहर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो सुबह सुबह मेरे दरवाजे तक आ गई? स्वरा, आपने अपनी मुसीबत मेरे गले जो बांध दी है, इसीलिए आना पड़ा। अर्जुन, मैं कुछ समझा नहीं स्वरा। उस वक्त
माँ पापा के सामने कुछ कह नहीं पाई थी मैं, इसीलिए आज अकेली आई हूँ। आपने धोखे से माँ पापा का घर अपने नाम कर लिया और मुझे भूल गए। आप बस मेवा खाएंगे और सेवा मैं करूं। कविता, तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो। अर्जुन, स्वरा, सुबह सुबह यह सब कहने आई हो क्या? जाओ यहाँ से, मुझे काम पर जाना है। स्वरा, आपने ही तो कहा था माता पिता की प्रॉपर्टी में बेटा बेटी दोनों का बराबर का हक होता है, तो मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। कविता, तुम्हें भी हिस्सा चाहिए? विदेश में अच्छा खासा कमाते हैं जमाई जी, इकलौते बेटे हैं अपने घर के, फिर भी तुम्हारा इतना लालच, जो इस छोटे से घर का हिस्सा मांग रही हो। स्वरा, भाभी, वह सब मेरे पति का है और यह मेरा होगा, और घर छोटा है तो क्या हुआ, आज इसकी कीमत का अंदाजा मुझे भी है। आप अपनी रजामंदी से देंगी या नहीं, यही पूछने आई हूँ, वरना कोर्ट तो है ही। पर मुझे एक बात का डर है, आपसी रजामंदी से तो सिर्फ आधा ही लूंगी। जो कोर्ट तक चली गई तो केस लड़ने का खर्चा भैया उठा लेंगे ना। कहीं थोड़ा बचाने के चक्कर में वह दोगुना ना खो दे। अर्जुन, ठीक है, दे दूंगा तुझे आधा हिस्सा, पर सिर्फ इस घर का, बाकी और किसी भी चीज में नहीं। स्वरा, मैं क्या कोई बच्ची हूँ जिसे गुड़िया पर लॉलीपॉप थमा दी और बहला रहे हो? कविता, अरे कुछ तो शर्म करो स्वरा, सारी मेहनत हमने की, उसका कुछ तो फायदा हमें भी मिलना चाहिए ना। स्वरा, देखो भाभी, माँ पापा से मुझे भी कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो मैं वापस उसी वृद्धाश्रम में छोड़ दूंगी। बस मुझे अपने हिस्से से मतलब है। पर जो तुम लोगों ने मुझसे मेरा पूरा हिस्सा नहीं दिया, तो माँ पापा को पुलिस के पास ले जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ गवाही दिलवाऊंगी। फिर काटते रहना वहां के चक्कर, और हो सकता है पुलिस माँ पापा को यहीं वापस छोड़ जाए। अर्जुन, अरे स्वरा, तुम जानती हो रात दिन हम उन्हें हटाने के तरीके ढूंढते थे, कितनी मेहनत की हमने उनसे छुटकारा पाने के लिए। वह परेशान होकर यहाँ से खुद ही चले गए। इसके लिए हर रोज उन्हें परेशान करने के नए नए तरीके अपनाते थे। जब घर अपने नाम करवाना था, तब उनके सारे नखरे सहने पड़ते थे, हर वक्त उनकी जी हुजूरी करनी पड़ती थी, तब जाकर हमें यह सब हासिल हुआ है। और तुम एक ही झटके में सब ले जाओगी? कुछ तो हमारा भी सोचो। इस घर को मैं बेचने वाला हूँ, उसके बाद आधे पैसे तुम्हारे, पर उससे ज्यादा और कुछ मत कहना। स्वरा, ठीक है, मैं इस बात को कानूनी कागज पर लिखवा कर लाती हूँ, साइन कर देना, वरना तुम्हारी बातों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कुछ दिनों बाद एक सुबह अर्जुन अपने काम के लिए घर से निकल ही रहा होता है कि विमला जी, सुरेश जी और स्वरा आकर अर्जुन के सामने खड़े हो जाते हैं। स्वरा के हाथ में एक कागज भी था। अर्जुन, स्वरा, मैंने तो कहा था साइन कर दूंगा, फिर इन्हें लाने की क्या जरूरत थी? जाओ, इन्हें वहीं छोड़ आओ जहां से ले आई थी। विमला जी, हाँ वही तो आई हूँ। कविता, मतलब? स्वरा, भाभी, शाम तक का समय है, तुम दोनों के पास, अपना सामान लेकर निकल जाओ इस घर से, क्योंकि तुम लोगों का फ्रॉड साबित हो चुका है और इसीलिए यह घर अब फिर से पापा को मिल गया। ओह, एक बात तो बताना भूल ही गई, तुम लोगों के रहने का इंतजाम भी हो गया है। तुम्हें लेने अभी पुलिस आती ही होगी, जेल में रहो आराम से। अर्जुन, अर्जुन, पुलिस? और हमने धोखा किया है, यह किसने कहा? कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास? पुलिस भी बिना सबूत कुछ नहीं कर पाएगी। स्वरा इतने में अपना फोन निकालकर अर्जुन को दिखाने लगती है, जिसमें उनकी और अर्जुन की सारी बातें, जब वह हिस्सा लेने आई थी, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। सब कुछ स्वरा उन्हें दिखा देती है और इसी सबूत के साथ उससे अपने माँ पापा को उनका घर वापस दिला देती हैं। अर्जुन,
तो तुमने धोखा किया मेरे साथ। स्वरा, आखिर तुम्हारी ही बहन हो भैया, अब तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, अगर माँ पापा तुम्हें माफ कर दे तो फिर तुम बच सकते हो। अर्जुन तुरंत अपने पापा के कदमों में गिरकर रोने लगता है, पर सुरेश जी भी उसे एक लात मार कर दूर गिरा देते हैं और फिर वह माँ के पैरों को पकड़कर माफ कर देने की विनती करने लगता है। विमला जी, मेरे पैरों पर अपनी नाक रगड़कर कह कि मुझे जैसा बेटा भगवान किसी को ना दे। अर्जुन यह सोचकर कि शायद माफी मिल सकती है, यह करने लगता है, पर फिर विमला जी कहती हैं, चल अब निकल यहाँ से और कभी अपनी सूरत हमें मत दिखाना। कविता भी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल ही रही थी कि विमला जी ने उसे एक चांटा लगाकर कहा, तू तो बिल्कुल चुप ही रह डायन, वरना यहाँ से बाल पकड़कर बाहर निकालूंगी। वह तो शुक्र मना कि मैंने तेरा हाथ उस तरह नहीं जलाया जिस तरह तूने मुझे जलाया था, क्योंकि माँ होना बच्चों को तड़पते देख नहीं सकती मैं। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आ जाती है और वह दोनों को वहां से ले जाती है। इधर विमला जी, सुरेश जी और स्वरा तीनों खुशी के आंसू बहाने लगते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।